आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश परिचय पार्ट 1। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये पार्ट 1 में क्यों कवर कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही सामान्य होगा। यहाँ पर आपको इस क्लास में मध्य प्रदेश एक परिचय पार्ट 1 और पार्ट 2 में रखने का एक ही मतलब था। आपको यहाँ पर हर एक स्लाइड पर परफेक्ट और ऐसा कंटेंट मिलेगा जो कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है, या कहें कि मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज की उन पुस्तकों में ये कंटेंट नहीं है। दूसरा, इस क्लास में आपको जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वह पूरी तरह से प्रमाणित कंटेंट है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हमारे इस कोर्स में आपको मध्य प्रदेश का हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश के हर एक टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बारीकी से कवर किया जा रहा है। इसके साथ ही इसी कोर्स में आपको इतिहास भी पढ़ने को मिलेगा, जो नवीनतम डाटों के साथ कवर किया गया है। जो डाटा नवीनतम आया है उसके साथ उसको कनेक्ट किया गया है। यहाँ से आपको, या कहें कि आपकी जो तैयारी है वह 1001% परफेक्ट हो जाएगी। जी हाँ, 1001% आपकी तैयारी यहाँ से मजबूत हो जाएगी। इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज से एमपीपीएससी का जो नया पाठ्यक्रम है उसमें 45 प्लस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार और अधिक संभावना है, यह संभावना बढ़कर 60 भी हो सकती है और 55 और 60 के बीच में भी रह सकती है। अगर आपको एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पास आउट करना है तो यह सबसे बड़ा स्कोर कार्ड होगा आपका मध्य प्रदेश एक परिचय। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश एक परिचय बड़ा सामान्य होगा, राय नृत्य के बारे में बताएंगे, तो मैं कहूँगा कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है यहाँ पर। इसीलिए हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। दूसरा, जितना भी कंटेंट एक्स्ट्रा अगर आपको मैं बता रहा हूँ तो उसको नोट कीजिए। आपके जो भी डाउट है उन डाउट्स को आप एक नोटबुक बनाइए आपकी, उस नोट्स में उसको नोट कर लीजिए जहाँ पर आपको डाउट आ रहा। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किसी भी मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज की पुस्तक या कहें कि अन्य स्थानों पर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह आपको प्रमाणिता साबित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ से जो बता दिया गया है वह सटीक और प्रमाणित होगा, यानी कि वह माना जाता है। अब थोड़ा सा परिचय मेरा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। विगत 4 से 5 वर्षों में मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज पर मेरा रिसर्च रहा है, अनुसंधान रहा है। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। हर एक इतिहास और आर्ट एंड कल्चर जो होता है उस पर भी बारीकी से अध्ययन किया गया है। मेरे ही रिसर्च के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो पाती है, इसीलिए यहाँ पर आपको सटीक पढ़ने को मिलेगा। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर आप रिसर्चर है तो आपके पास क्या विशेषताएं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परमार राजवंश पे लिखा गया रस रत्नमाला ग्रंथ जो 1200 पन्नों का है, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें मेरा सहायक शोध शामिल किया गया है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पब्लिशर का लेखक भी हूं, यानी कि उनके साथ मेरा टाई अप है। अब उस पब्लिशर का नाम मैं आपके सामने यहाँ पर नहीं लूँगा, बस आप इतना समझिए। इसके अलावा और भी अन्य संस्थानों से रिसर्च मेरे होते रहते हैं, या कहें कि मेरे रिसर्च को लिया जाता है। चलिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो ये तो बेसिक मेरा परिचय था। मध्य प्रदेश का आकार एवं विस्तार। आपने मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज में पढ़ा है कि मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है। ये हमारा मध्य प्रदेश है वर्तमान का, अगर आप देखें तो। आकार और विस्तार की अगर हम चर्चा करें मध्य प्रदेश में तो क्या है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का आकार एवं विस्तार कैसे है। देखिए, देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। और दिल्ली से मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वह दक्षिण की ओर है, यानी कि यहाँ पर, और मुंबई महानगर से पूर्व की ओर है। ये मुंबई
मुंबई से देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति कैसे पूर्व की ओर, ये सिंगरौली होते हुए ये पहुंच गए अपन अरुणाचल प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला क्रॉस कर लें और उसके बाद आप पहुंच जाएं अरुणाचल प्रदेश, भारत का पूर्वी प्रदेश, और मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे लिए क्या बेस्ट है, मैं बताता हूँ। कलकत्ता से पश्चिम की ओर, बस इसको डिस्कस करना बाकी था। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मुंबई महानगर से कौन सा राज्य पूर्व दिशा की ओर स्थित है। ऑप्शन होंगे आपके ए एमपी, बी सीजी, सी टी फॉर तेलंगाना और डी उड़ीसा। तो आप ये देखो, बहुत से बच्चे क्या मैप बना लेंगे, अरे यार ये तो महाराष्ट्र है, तो सीधी सी बात है तेलंगाना पूर्व की ओर है। फिर ये ध्यान ही नहीं लगा रहे कि ये पूरा साउथ में चल रहे हो आप, है ना। ओके, क्योंकि पूर्व कहाँ है, यहाँ से पूर्व माना जाता है भारत का, अरुणाचल प्रदेश से, और हमारा एमपी का कहाँ से, सिंगरौली से। तो देखिए ये मुंबई, और मुंबई से कहाँ, पूर्व की ओर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मुंबई महानगर से मध्य प्रदेश कौन सी दिशा की ओर है। तो आप पीछे ऐसा मैप बना लेंगे, आप छोटा सा मध्य प्रदेश का, है ना, ऐसा मैप बना लेंगे और अपना वहाँ पर डायग्राम बनाकर आप ये सोचेंगे कि चलो आप दिशा काट ले, तो बोले ये तो मुंबई है, तो मुंबई से बोले उत्तर की ओर है, आप क्या बोल दोगे, मुंबई से उत्तर की ओर है, आप ऐसा बोलोगे। पर प्रश्न पूरे भारत पे रखकर पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, स्लाइड आपको मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ। अब मध्य प्रदेश की अगर हम ज़्यादा चर्चा करें तो देश के 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से ये घिरा हुआ है। 5 राज्यों से हमारा मध्य प्रदेश पूरी बाउंड्री को कवर कर लेता है, इन 5 राज्यों से घिर जाता है। इसके साथ ही अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3082-45 भी पढ़ने को मिलता है, 3082-52 भी पढ़ने को मिलता है। कुछ समय तक 3082-45 चलता रहा, उसके बाद 3082-52 हुआ, फिर 3082-45 हुआ, बहुत गड़बड़ होती रही यानी कि इसके आंकड़े में। फाइनली फिर मध्य प्रदेश सरकार ने अपना जो आंकड़ा घोषित किया मध्य प्रदेश के विस्तार का, क्षेत्रफल का, तो 3082-52 ही घोषित किया है। अब इसकी क्या वजह रही है वो जरूर समझ लीजिए आप। वजह यह रही है कि यहाँ पर किरार घाटी पड़ती है। अब यहाँ का मतलब ये हो गया कि किरार घाटी जो है वह अमरकंटक में है। यहाँ पर ये 7 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, 7 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, यह विवादित है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कहती है कि मेरा नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार बोलती है कि मेरा नहीं है। ये शुरू में चला, बाद में जब छत्तीसगढ़ और अमरकंटक के बीच वाला जो एरिया है, ये जिसको छत्तीसगढ़ की ओर से पेंड्रा घाटी की ओर से लगता हुआ एरिया और हमारे इधर से अमरकंटक की किरार घाटी का लगता हुआ क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है कि इसी किरार घाटी वाले क्षेत्र में आप चाय की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है उन फसलों के लिए जो भारत के गिने चुने राज्यों में उनकी खेती की जाती है। यानी कि यहाँ पर आप देखा जाए तो चाय की खेती होने लगी है, इसके साथ ही यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की भी खेती की जाती है, नाशपाती की भी खेती की जाती है ना। अब ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि 7 किलोमीटर का जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ को हस्तांतरित कर दो, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार को समझ में आया कि नहीं भैया ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, हम ऐसे कैसे दे दें। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक अपनी रिट दायर कर दी, ठीक है, और उस रिट में फिर ये मान लिया कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है तो ये एमपी के पास वापस लौटा है, 3082-52 वर्ग किलोमीटर फिर हो जाता है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो किरार घाटी विवादित क्षेत्र था, इस वजह से आपको कहीं कहीं पर ये आंकड़े देखने को मिले होंगे। जो फाइनल आंकड़ा है 3082-52 वर्ग किलोमीटर है, यह राज्य सरकार ने माना है। आप रोचक क्या है आपके लिए, देखिए आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि 3082-52 वर्ग किलोमीटर का कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल होगा मध्य प्रदेश में। हेक्टेयर में पूछ लिया जाएगा आपसे कि हेक्टेयर में बताइए आप। तो हेक्टेयर में क्या करोगे आप, 307.56 हेक्टेयर है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। देखिए
जिसका मैथ्स स्ट्रांग है वो तो वहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, बट जिसका नहीं है वो क्या करेंगे जब हेक्टेयर में निकालने की बात होगी तो, है ना। तो 307.56 लाख हेक्टेयर है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, इतना लाख हेक्टेयर हो जाएगा 30/82/52 का। अब देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, देश के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 9.38% है। परसेंटेज को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। 9.38। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। इस आधार पर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो जापान और इंग्लैंड के बराबर है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चलिए बताइए कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कौन से दो देशों के बराबर है, या फिर विकल्प में रख दिया जाए जापान, विकल्प में आपके लिए रख दिया जाएगा वहाँ पर क्या बोलते हैं श्रीलंका, नेपाल, पड़ोसी देश पाकिस्तान भी रख सकते हैं, बांग्लादेश भी आ सकता है, विकल्प पे कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। बच्चा क्या करेगा वहाँ पर, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार ठीक है बांग्लादेश तो छोटा है तो ठीक है बांग्लादेश बराबर होगा, या फिर कई बार ये किया जाता ना कि पाकिस्तान जो है वो एक हमारे मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान का एरिया बड़ा है मध्य प्रदेश से, ओके। और क्षेत्रफल की जब बात होगी तो यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है, जापान और इंग्लैंड के बराबर, ठीक है। ये दो कंट्री के नाम आप जरूर याद रख लिए। अब जनसंख्या घनत्व में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, जनसंख्या घनत्व में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। एक मिनट, है ना, ये हमारी स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई है, ओके। ये पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया था जापान इंग्लैंड के बराबर, हाँ अब ये वाला पॉइंट आएगा, सॉरी। मध्य प्रदेश क्या है, एक स्थल रुद्ध राज्य है, यानी कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है लैंड लॉकेट स्टेट है, और ये टच नहीं करता है किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है हमारा मध्य प्रदेश। अब इसमें विशेष क्या है, चलो मैं बताता हूँ। ये तो हर किसी को पता है कि मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध राज्य है और इंटरनेशनल बॉर्डर को ये टच नहीं करता है, यानी कि सीमा को छूता ही नहीं है। बेस्ट आपके लिए ये है कि मध्य प्रदेश के निकटतम समुद्र तट से दूरी कितनी है, तो कितना बताओगे आप, 150 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से समुद्र सीमा की जो दूरी है वो कितनी है, 150 किलोमीटर है, यानी किस ओर से है ये भी हम चर्चा कर ले थोड़ी सी। तो छोटा सा मध्य प्रदेश का मानचित्र बना लेते हैं हम यहाँ पर समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात बॉर्डर से, है ना, क्या याद रखोगे, अलीराजपुर से इधर से, है ना। तो यहाँ पर आपको पड़ जाएगा बड़ौदा, बड़ौदा से आगे आपको लग जाएगा समुद्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 150 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से मध्य प्रदेश से, है ना। अगर प्रश्न आए तो ये जरूर आंसर कीजिएगा, प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो आकृति है वो बैठे हुए ऊंट के समान है, यानी कि हमारा जो मध्य प्रदेश है ये ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे कोई कैमल बैठा हो, तो ये भी याद रखना है। तो बैठे हुए ऊंट के समान आकृति है, ये उसका मुंह है, ये पीछे वाला भाग है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या है जो देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बनाती है। चलिए, तो ये 2011 की जो जनगणना है उसका वेरीफाइड डाटा है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 7.27 लाख, 7.27 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बनता है, 6%। तो ये जरूर याद रखना है कि परसेंटेज की अगर बात होगी तो 6% आप याद रखें। इसके अलावा बस इतना याद रख लीजिएगा 27.27, है ना। अब इतनी संख्या तो आपसे ऑप्शन पे नहीं पूछी जाएगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें।
या पूछ भी लिए जाए तो 2 के जोड़े में याद रखो 72, 62, 68, 09। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं और बड़े आंकड़ों को ऐसे ही याद किया जाएगा। और देश की कुल जनसंख्या का अगर पूछा जाए तो आप 6% आंसर करेंगे, यानी कि 6% है, 6.0%। जनसंख्या के आकार के अनुसार मध्य प्रदेश देश का 8वां राज्य है। अब आपने पढ़ा यहां पर राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे आता है। और आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश है हमारा, वे जनसंख्या के आकार के अनुसार कितना है, यानी कि देश में मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर आएगा, तो आप आंसर करेंगे 6वां राज्य है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश के औसत घनत्व का 382 व्यक्ति से कम है। 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पर आपको 236 जनसंख्या मिलेगी, व्यक्ति उनका समूह मिल जाएगा। और देश के औसत घनत्व का कितना है, तो 382 से कम है ये। आपके लिए बस इतना याद रखना है, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है मध्य प्रदेश का, तो 236 आप याद रखिए, इतना ही आपको वहां पर आंसर करना होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब हम चर्चा कर रहे थे यहां पर कि जनसंख्या घनत्व में मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों में कौन से नंबर पे आता है, तो 70वें स्थान पर आता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, आप देखें यहां पर मैं आपको एक रिवीजन भी कराऊंगा आखिरी में। अविभाजित मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 के समय का कुल क्षेत्रफल कितना, यह आपसे पूछ लिया जाएगा। 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। ये उस समय की बात कर रहे हैं जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक भाग हुआ करता था। और 1 नवंबर 1956 की स्थिति में अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको यही आंसर करना होगा, ना कि आप ये बताएं 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। और इसी का परसेंटेज भी आपसे पूछ लिया जाएगा, प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा, परसेंट पूछा जाएगा आपसे। तो यह वर्ष 2000 के पूर्व की स्थिति में, यानी कि 1 नवंबर 1956 से लगाकर 2000 के पूर्व की स्थिति में, यानी कि पहले की स्थिति में, बाद की स्थिति में क्या होगा, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ एक सेपरेट स्टेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दें, संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का 13.43% यहां पर बनता है। कितना क्षेत्रफल बनेगा इसका प्रतिशत में, 13.43। वर्तमान में कितना है, 9.38, यह आपको याद रखना है। और पूर्व में पूछे तो इतना आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या है। वर्तमान मध्य प्रदेश द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में, या कहें कि क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र, जो कि मौर्य और गुप्त राजाओं के द्वारा शासित क्षेत्र को यहां पर शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में प्राचीन राजवंशों का रूल रहा। महिष्मती के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, जिनको डाहल देश के कलचुरी राजा कहा गया है, डाहल प्रदेश के नाम से जाना गया। इसके अलावा वाकाटक राजवंश है, नाग डायनेस्टी है। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा राजवंशों ने रूल किया। हम उन राजवंशों की बात कर रहे हैं जिनका महाजनपद का कभी क्षेत्र हुआ करता था, गुप्त राजाओं का समय और मौर्य राजाओं का समय। इसके बाद आप देखें तो परमार डायनेस्टी रूल करती है, प्रतिहा डायनेस्टी मध्य प्रदेश में रूल करती है। राजवंश का जो टॉपिक है आपका हिस्ट्री में, वो बहुत डिटेल में आपको पढ़ने को मिलने वाला है। बस आप इतना समझिए। आपसे प्रश्न सामान्य पूछा जाएगा कि वर्तमान मध्य प्रदेश में कवर किए गए क्षेत्र में प्राचीन कौन से शासकों द्वारा क्षेत्रों को शामिल किया गया, तो मौर्य और गुप्त राजाओं के द्वारा शासित क्षेत्रों को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया था और इसी को मिलाकर एक राज्य बना था, जो छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर बनाया गया था। आप प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम मध्य प्रदेश में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो प्रथम आक्रमणकारी जो मुस्लिम व्यक्ति था वो था महमूद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी ने ग्वालियर पर यह पहला आक्रमण किया था, यानी कि मध्य प्रदेश की भूमि पर किसी मुस्लिम शासक का यह पहला अटैक हो रहा है। 1021 और 1022 में इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। एक अलग बात है
कि मोहम्मद गजनवी कि पहले से भी यहाँ पर यानी कि अनबन रही थी। जो कच्छपघात राजा थे उन्होंने मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध जो आनंदपाल शाही वगैरह थे उनके साथ मिलकर युद्ध किया था, या कहें कि जो चंदेल राजा हुआ करते थे विद्याधर वगैरह उनको भी सपोर्ट किया था। तो इससे मोहम्मद गजनवी नाराज हो जाता है और फिर वो यहाँ पर अटैक करता है। तो मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया 21 और 22 यानी कि 1021-1022 में ग्वालियर पर यह आक्रमण हुआ, यानी कि मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी व्यक्ति था। और आपसे एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी व्यक्ति कौन था और कब आक्रमण किया। तो 1021 और 1022 में। अब आपके लिए क्या विशेष है यहाँ पर, देखिए विशेष की अगर मैं चर्चा करूँ आपके लिए, आपकी पुस्तकों में आपको यह बताया गया है कि 1019 में आक्रमण किया ग्वालियर पे। हालांकि एक बार पीएससी ने प्रश्न पूछा, दूसरी बार पीएससी ने इस प्रश्न को पूछा ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि 1019 में कहां पर आक्रमण हुआ था। 1019 में चंदेल राजाओं पर आक्रमण किया गया था, कलिंजर पर। अब कलिंजर किला आप सब जानते ही हैं, ठीक है, सतना वाला क्षेत्र। और इसी कलिंजर किले को मध्य प्रदेश का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर नहीं पता है तो नोट कर सकते हैं आप। जितना मैं बोल रहा हूं, हर एक कंटेंट को बता रहा हूं, उसको नोट करें आप। कलिंजर किले को ही मध्य प्रदेश का, या कहे कि सतना जिला आप कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप दक्कन का ब्रह्मपुर पढ़ते हैं, उत्तर का प्रवेश द्वार ग्वालियर को समझते हैं, वैसे आप मध्य प्रदेश का पूर्वी प्रवेश द्वार अगर किसी को कहेंगे तो आप बताइए सतना डिस्ट्रिक्ट का कलिंजर किला। ओके, चलिए। तो 1019 में तो उसने यहां पर आक्रमण किया था। अब बड़ी बात यह है कि मोहम्मद गजनवी जो थे उन्होंने यहां पर किस पर आक्रमण किया था। तो कच्छपघात जो डायनेस्टी थी जो ग्वालियर पे रूल करती थी, वहां के जो किंग थे राजा कीर्तिराज, ये आक्रमण हुआ था कीर्तिराज पे। आप नोट करें बस, कच्छपघात राजा कीर्तिराज पर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी यहां पर जब किले को नहीं जीत पाया तो उसको 4 दिन तक रुकना पड़ा यहां पर। अंत तो उसने ये डिसीजन लिया कि भैया इसको अब हम नहीं जीत पाएंगे, चलो यहाँ से वापस। जब वो लौट रहे थे तो वहीं पर एक मुस्लिम फ़कीर संत थे, उन्होंने उसको 15 हाथी भेंट किए और मदद की, तब जाकर ग्वालियर किले को ये कैप्चर कर पाया था, यानी कि जीत लिया था इसने। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की भूमि पर पहला आक्रमण होता है किसी मुस्लिम शासक का। इसी मोहम्मद गजनवी को परास्त किया था राजा भोज ने, या राजा भोज की सेना ने, जब आनंदपाल शाही पर 1008 में जब आक्रमण किया था तो राजा भोज ने अपनी आर्मी दी थी उसे। तो ये भी विवरण प्राप्त होता है, हाल ही में जो हमने शोध किया उसमें ये सत्य पाया गया। कुछ इतिहासकारों ने आनंदपाल शाही पर विजयियाँ बताई है, वो परास्त हुए, पर राजा भोज ने मोहम्मद गजनवी को खदेड़ दिया था। यानी कि मोहम्मद गजनवी को मध्य प्रदेश के 2 राजवंशों के ऐसे राजाओं ने परास्त किया, एक राजा भोज। ये कंटेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इधर आ जाइए। एक है आपके राजा भोज और दूसरे हैं आपके विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल ने मोहम्मद गजनवी को 2 बार परास्त किया और जब इसको हरा दिया है ना, तो उसी के विजय के उपलक्ष्य में जो वर्तमान में खजुराहो में जो मंदिर देखते हैं, कंदारिया महादेव मंदिर जो है, वो उसी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था विद्याधर चंदेल ने, है ना। तो याद रखना है आपको, बस इतना याद रख लीजिएगा। आप देखिए रिवीजन की बात करता हूं मैं कि आपको मैं क्या रिवाइज करा दूं। पहले तो यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। आपसे प्रश्न पूछा गया, आप यही आंसर करेंगे, दूसरा, ठीक है। जनसंख्या के आकार पे मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, आकार में पूछा जाए तो 6वां। जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है तो 70वां। समझ में आ रहा है? ये 3 पॉइंट काफी अच्छे से नोट कर लीजिए आप। ओके, अगेंस्ट देखिए आप यहां पर, ये, और वहीं पूछे कि मध्य प्रदेश अपने निकटतम
समुद्र तट से मध्य प्रदेश की निकटतम दूरी कितनी है, तो 150। अब ये कंटेंट यहां पर आपको दिया जा रहा है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश पर मराठों का पहला आक्रमण। आपने बाजीराव पेशवा को पढ़ा होगा, आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, जिसमें यह बताया गया है कि बाजीराव पेशवा जो है वो मध्य प्रदेश को कैप्चर करते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, मस्तानी उनसे मिलती है, मदद लेती है राजा छत्रसाल पर जब बंगस ने आक्रमण कर दिया था। ये इतिहास की बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो आपको आगे पढ़ने को मिलने वाली है। तो अभी उन इतिहास के पन्नों को हम यहीं पर विराम लगा दें, उस फिल्मों को अभी एक तरफ छोड़ दें। पहला आक्रमण कब हुआ, जो शिलालेखों में और पत्रों में मिलता है। मध्य प्रदेश पर मराठों के 5 आक्रमण हुए। एमपीपीएससी में अगर प्रश्न आ रहा है तो आप आंसर कीजिएगा 5 को कब और कब कब हुए मैं बताऊंगा। पहला आक्रमण कहां पर किया गया था मराठों के द्वारा, तो मराठों के द्वारा पहला आक्रमण कृष्ण सावंत के नेतृत्व में नवंबर के महीने में यानी कि 1699 में धमोनी पर किया गया था। अब 1699 की बात करें तो सीधी सी बात है, राजा छत्रसाल अभी यहां पर थे। धमोनी सागर पर यह आक्रमण हुआ। मराठों का आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था, सीधा उद्देश्य था चौथ, कर वसूलना, टैक्स लेना और वहां पर अपनी राजसत्ता को स्थापित करना और बदले में कुछ क्षेत्रों को अपने इसमें ले लेना और बदले में क्या करना कि ठीक है आप यहाँ से हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके दे आप या फिर पहुँचाएं। कहाँ पर, नागपुर। तो धमोनी सागर पर पहला आक्रमण होता है। 1699 में ये आक्रमण हुआ था, याद रखना है। धमोनी सागर की हम थोड़ी सी और चर्चा कर ले बेटा। यहां पर क्या था धमोनी सागर, देखिए धमोनी जो है ना, आप कहेंगे सर कि यहाँ पर उर्स का मेला लगता है, धमोनी जो है वो धसान नदी के किनारे पर है, धमोनी का किला यहीं पर है। समय समय पर विभिन्न राजवंशों का वहाँ पर रूल रहा। प्राचीन समय में यहाँ पर क्या था, सबसे पहले तो वो चर्चा करते हैं। प्राचीन समय में धमोनी में हाथियों का मेला लगता था, यानी कि हाथियों का मार्केट होता था। यहाँ पर हाथियों का बाजार लगा करता था यहाँ पर। कहाँ पर, धमोनी में। अगर प्रश्न आए तो आंसर कीजिएगा। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले सुल्तान भी अपने राज दरबार के लिए हाथी यहाँ से खरीदते थे। बहुत बड़ा मेला हुआ करता था ये, यानी कि बहुत बड़ा मार्केट था ये। इसके साथ ही धमोनी जो है बलजीत शाह और इनिता शाह वली की मज़ारों के लिए भी प्रसिद्ध है। आप कहेंगे कि सर ये हमें पता है, पर मैं कहूँगा कि जो नहीं पता वो आप देखिए। अबुल फजल का नाम आपने सुना होगा, अबुल फजल आईने अकबरी का रचिता और अकबर के 9 रत्नों में से बेशुमार, अकबर का बहुत ही करीबी। अबुल फजल का जो एजुकेशन है वो यहीं पर हुआ। धमोनी सागर अबुल फजल की शिक्षा का केंद्र रहा और जो बलजीत शाह थे वह अबुल फजल के गुरु थे। यह भी आपको पता होना चाहिए। याद रखिए अबुल फजल की जो शिक्षा है मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में हुई, तो सागर मध्य प्रदेश का धमोनी जो है वह आपको याद रखना है। गुरु का नाम पूछा जाए तो बलजीत शाह आप आंसर कर सकते हैं। तो ये आपको बता दिया। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, हमने 5 आक्रमणों की बात की थी यहाँ पर, तो पहला तो आपका हो गया। अब दूसरा कब हुआ, तो दूसरा जो होता है 1703 में मराठों की सेना जो है पश्चिम निमाड़ का जो क्षेत्र है खरगोन में घुस आती है और उताफान मचाती है यहाँ पर। उस समय पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ का जो क्षेत्र था वो सिंधिया राजाओं के आधिपत्य में था। नीमा सिंधिया जो थे उनको छत्रसाल बुंदेला उकसाते हैं। तो जब छत्रसाल बुंदेला की बातों में वो आ जाता है नीमा सिंधिया जी, तो वह अटैक करते हैं मालवा प्लेटू पे, मालवा प्रांत में आक्रमण करते हैं और पूरे मालवा प्रांत को वह नष्ट कर देते हैं। निमाड़ का क्षेत्र था, सीधी सी बात है, बरार का लगता हुआ क्षेत्र कहलाएगा उस समय पे ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि बरार का सूबेदार था फिरोज जंग। फिरोज जंग ने पीछा किया नीमा सिंधिया का, कहाँ तक, सिरोंज में। और सिरोंज जो कि वर्तमान में विदिशा में पड़ता है, सिरोंज में युद्ध होता है जहां पर नीमा सिंधिया को सरेंडर करना पड़ता है फिरोज जंग के आगे।
ये दूसरा आक्रमण होता है मराठों का, और इसी आक्रमण में लाभ उठाने के चक्कर में नीमा सिंधिया यहाँ पर हार मानते हैं फिरोज जंग के सामने। तीसरा आक्रमण कब हुआ? 1715 में। यह आक्रमण किया गया था कंपेल पे। कंपेल जो कि इंदौर के पास में पड़ता है, 1715 में ये तीसरा आक्रमण। इसके बाद 1723 में मालवा पर फिर आक्रमण, और इसके बाद 1728 में पांचवा आक्रमण। और 1728 में जब बाजीराव पेशवा आक्रमण करते हैं तो इस समय क्या होता है कि 1728 में ही मालवा सूबे का बंटवारा करते हैं बाजीराव पेशवा, और अपने सिपा सलाहकारों को वह एरिया बांट देते हैं। सिंधियास को देते हैं, होलकर्स को देते हैं, पवार राजवंश जो था उसको देते हैं, धार पवार और देवास पवार। देवास में 2 बंटवारे होते हैं, देवास बड़ी पांति और देवास छोटी पांति, जो आगे हम पढ़ाएंगे आपको। तो इस तरह से 5 आक्रमण किए, और युद्ध जो हुआ था मध्य प्रदेश में वह 1737 में युद्ध हुआ था, जिसे हम दुरई युद्ध कहेंगे, दुरई संधि कहेंगे, या फिर दोहरा सराय का युद्ध कहेंगे, जो भोपाल में लड़ा गया था निज़ाम के खिलाफ। तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि जो भोपाल नवाबी सेना थी उस समय कौन थे, और बाजीराव पेशवा अपने कौन से विश्वसनीय सेनापतियों के साथ यहाँ पर युद्ध में जाते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए, अभी के लिए पर्याप्त है। ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। विश्व की सबसे प्राचीनतम भूमि है ये गोंडवाना लैंड। हर किसी को पता है, हर कोई जानता है ये। ठीक है, तो मेरे दृष्टिकोण में आप देखें, ये सामान्य प्रश्न आपको लगने लगा अभी यहाँ पर, और आप सोच रहे हैं कि सर हमें पता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम जो लैंड है, भूभाग है, वो गोंडवाना लैंड है, और इसके 3 स्तर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में: अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना और मध्य गोंडवाना। ये स्तर की बात हुई। प्रश्न अब अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना चट्टानें कितने क्षेत्रों में मिलती हैं, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले आकर। तो गोंडवाना की जो चट्टानें हैं वो 2 क्षेत्रों में मिलती हैं। एक है आपका बघेलखंड पठार, और दूसरा है आपका सतपुड़ा क्षेत्र। सतपुड़ा क्षेत्र में आप देखें तो डिंडोरी और मंडला। ऑस्ट्रेलिया के जो भूवैज्ञानिक थे एडवर्ड स्वेस जो थे, उन्होंने 1885 में गोंडवाना चट्टानों को डिस्कवर किया था डिंडोरी और मंडला में। सर्वप्रथम याद रखना है, ठीक है, डिंडोरी और मंडला में उन्होंने इन चट्टानों को खोजा था। ये क्षेत्र की बात की हमने, ठीक है। 1885 में भूवैज्ञानिक कौन थे? ऑस्ट्रेलिया भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस। ये तो मिस्टर एडवर्ड स्वेस है ना। आप देखिए यहाँ पर क्या था, ये तो खोज लिया। अब विश्व में कहाँ कहाँ पर गोंडवाना क्रम की या कहें कि गोंडवाना युग के सेल समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, तो विश्व में आप देखें दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर और चौथा ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको पता होना चाहिए, जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पर और भी डिटेल में आपको मैं पढ़ा दूंगा। अभी के लिए बस इतना याद रख लीजिएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब हम चर्चा करते हैं राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में रूरल क्षेत्र में रहता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। 72.37%। देखिए 72.37% रूरल है, और अर्बन जो है वो 27.63% है। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है मध्य प्रदेश सरकार का, ठीक है। तो नगरों में जो संख्या रहती है, जनसंख्या निवास करती है मध्य प्रदेश की, वो 27.63% और
राज्य की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है गाँव में रहने का वह है 72.37%, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वह कृषि प्रधान स्टेट है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को कहीं अवार्ड भी मिल चुके हैं, कृषि कर्मण अवार्ड कई बार प्राप्त हुए हैं इसमें। तो इतना परसेंटेज से याद रख लीजिएगा बस। यहाँ से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर सकते हैं कि चलिए बताइए कि मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गाँव में निवास करता है। 72, 37, 71, 37, 70, 37 या फिर 72, 40 ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये आपने देखे भी होंगे इस टाइप के प्रश्न।